एनडीटीवी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था, आखिरकार वो दिन आ ही गया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। एमपी और छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए भी चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 3 दिसंबर को एमपी और छत्तीसगढ़ के अलावा जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसके वोटिंग के नतीजे आएंगे। आइए हम इस पर चर्चा करेंगे और इस पूरे स्थिति का एक एनालिसिस भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चुनावी चर्चा। तो चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। एक ही दिन में सारी जगह वोटिंग करा ली जाएगी। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होगी। 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। इसमें पहले चरण में 20 सीटों पर, जबकि 17 तारीख को बाकी की 70 सीटों पर मतदान किया जाएगा। वहीं 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों के नतीजे एक साथ 3 दिसंबर को आएंगे। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता पे काबिज है, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं। एक नज़र डालते हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी प्रतिशत वोट मिला था। 2018 में कि यदि हम बात कर लेते हैं तो पिछली विधानसभा की चुनावों की, तो उसके अनुसार हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी को कितनी वोट मिली थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए कितना करीबी मुकाबला था। 41% वोट बीजेपी को और कांग्रेस को 40.9%, बीएसपी को 5 और 13% अन्य को मिला था। लेकिन शुरुआत में सरकार जो है कांग्रेस ने बनाई थी। बाद में जो कुछ हुआ वो इतिहास हिस्ट्री है। बाद में कांग्रेस टूट गई और उसके बाद बीजेपी ने वहां पर अपनी सरकार बनाई। इसी तरह अन्य राज्यों की भी बात कर लेते हैं, तो वहां भी हम आपको हम धीरे धीरे हम वहां पे दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में जो एक तरह से कहें तो आप ये स्थिति थी, तो छत्तीसगढ़ की स्थिति बता देते हैं। बीजेपी को 33% और उससे 10% वोट ज़्यादा कांग्रेस को मिला था। 43%, बीएसपी को 11.5% और अन्य को 12.5% वोट मिला था। और यहाँ पर कांग्रेस जो है प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई थी, बीजेपी को हरा करके। और कहें तो बीजेपी का शासन जो 3 टर्म का शासन था वो खत्म हो गया था और उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई। ये देख सकते हैं 68 जो है कांग्रेस को मिली थी, 15 बीजेपी को, बीएसपी को 7 और अन्य को 0 सीटें मिली थी। तो ये हालात जो हैं वो आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के थे। इसी तरह यदि हम 2018 के ओरिजिनल नतीजे को देखें तो कांग्रेस को जो है भले ही 0.1% वोट कम मिला था, लेकिन 114 सीटें मिली थी। बीजेपी को 109, बीएसपी को 2 और अन्य को 5 सीटें मिली थी। तो ये आंकड़े जो हैं 2018 के चुनाव परिणाम के आंकड़े थे। उसके बाद तोड़फोड़ हुई कांग्रेस में और उसके बाद ये आंकड़ा बदल गया। तो आगे बढ़ते हैं। हम आपको लोगों के साथ भी हमारे सहयोगियों ने बातचीत की है, वो दिखाते हैं। सबसे पहले अनुराग द्वारी की बात कर लेते हैं। अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा से बातचीत की है। क्या कहना है शर्मा जी का, ये सुनाते हैं। तारीखों का ऐलान हो गया है। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद करता हूं और चुनाव आयोग को जो 80+ के मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्यवस्था की है, एक अभिनव प्रयोग किया है, इसके लिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर 65,423 बूथों पर, 64,523 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में भाजपा का झंडा लेकर के जो विकास और गरीब कल्याण के साथ खड़ा है,
इस पर उतर गए हैं। विकास और गरीब कल्याण पर मध्य प्रदेश के मन में मोदी के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में प्रचंड बहुमत की जीत दर्ज करेगी। इस बार चुनाव आयोग ने कहा है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं उनका नाम टेलीविजन और अखबारों में पार्टियों को भी देना। ये एक अच्छा कदम, मैं चुनाव आयोग की सराहना करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। ये हम लोग भी लगातार इस रूप में इस पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी ये प्रयास करता है कि इस प्रकार के लोग राजनीति में इनसे ज़्यादा अवसर न मिलें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको चुनाव आयोग के इस निर्णय को, उन्होंने जो कहा है कि जो इस प्रकार के गंभीर अपराधों वाले लोग हैं अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उसका डिक्लेरेशन वो करें, एक स्वागत योग्य कदम। बीजेपी टिकट नहीं देगी ऐसे आपराधिक छवि के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो हमेशा ही प्रयास करते हैं। क्या इस बार लक्ष्य क्या रहेगा? इस बार भारतीय जनता पार्टी आज तक की सर्वाधिक सीटें जीतने का काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, माननीय अमित शाह जी ने कहा, हर बूथ को जीतने का हमारा संकल्प है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीतेगी। बगैर किसी चेहरे के जा रहे हैं बार-बार। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा नेतृत्व काम कर रहा है, हम सामूहिक नेतृत्व पर हमेशा काम करते हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जिस तारीख का इंतजार था वो आ गई है, 17 तारीख को, जो बिल्कुल बिल्कुल कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश को भी इंतजार था। तो आप ये सुन रहे थे बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा जी को, और उन्होंने कहा कि हम हर बूथ को जीतने का प्रयास करेंगे। वो दावा कर रहे हैं कि जो सरकार बीजेपी ने चलाई है 18 साल तक, उसके बाद जो है वो दोबारा जीत के आएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने NDTV से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। क्या कहना है रमन सिंह का, ये सुनाते हैं आपको। फिर से आप इलेक्शन मोड में आ गए। 5 साल पहले आप मुख्यमंत्री के तौर पर इलेक्शन में गए थे, आज पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। क्या मुद्दे होंगे इस बार बीजेपी की ओर से इलेक्शन के लिए? चुनाव आयोग ने अभी घोषणा की है 7 तारीख और 17 तारीख को 2 फेज में छत्तीसगढ़ में चुनाव कराने का। और प्रथम फेज में 12 बस्तर के और 8 राजनांदगांव लोकसभा के 20 चुनाव होंगे, और बाकी 70 जो इलेक्शन है वो फेज 2 में 17 तारीख को होंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है, और हमने 2 महीने से चुनाव की तैयारी में पूरी शक्ति झोंकी है। परिवर्तन यात्रा हमने दंतेवाड़ा से निकाला, जसपुर से निकाला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार कार्यक्रम हुआ, माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम हुए, माननीय नड्डा जी के कार्यक्रम हुए। तो लगातार प्रदेश के संभाग और जिला मुख्यालय में और विधानसभा स्तर में हलचल चलती रही। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कमर कस के तैयार है। अच्छा हुआ चुनाव घोषित हो गया, और इस सरकार को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगेगा। डॉक्टर साहब, एक सूची वायरल होने के बाद बीजेपी में एक तरह से विरोध सामने आया कई सीटों से, उसको संभालने की कैसे कोशिश करेगा संगठन? नहीं, देखिए, हर विधानसभा में एक प्रत्याशी ही नहीं रहता, 5-5, 6-6 सांसद दावेदार रहते हैं। तो थोड़ी बहुत नाराजगी और टिकट ना मिलने का मन में क्षोभ रहता है, तो कार्यकर्ता उसको व्यक्त करता है। मगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद सभी कार्यकर्ता मन लगा के काम में लग जाते हैं। उनके समझाइश की प्रक्रिया, उनसे बात करने की प्रक्रिया सभी स्तर में चल रहा है। डॉक्टर साहब, इस बार घोषणा पत्र में क्या महिलाओं और किसान और युवाओं के लिए कुछ खास रहने वाला है बीजेपी की ओर से? पिछली बार जैसे कांग्रेस ने कर्ज माफी और शराबबंदी का एक बड़ा वादा किया था। महिलाओं के लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण बिल पास किया, और महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया में मिले, और 33% विधायक और सांसद बने। ये बड़ी उन्होंने सौगात इस बार प्रधानमंत्री जी ने दी है। निश्चित रूप से महिलाओं का झुकाव बीजेपी की ओर रहेगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, क्या प्रत्याशी के रूप में भी डॉक्टर रमन सिंह नजर आएंगे इस बार? भारतीय जनता पार्टी का आदेश होगा तो मैं भी निश्चित रूप से मैदान में दिखूंगा। ये पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV इंडिया। और छत्तीसगढ़ की बात भी मैं आंकड़े दिखा देना चाहता हूं कि जो 2018 के चुनाव परिणाम आए थे उसमें कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी। जब रिजल्ट आए थे बीजेपी को 15, और एक तरह से जो है 90 की विधानसभा है यहाँ की, एक तरह से प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में
जो है बीजेपी को हराकर सत्ता पे काबिज हुई थी। अब जो है एक बार फिर से चुनाव जो है उसकी घोषणा, तारीखों की घोषणा हो चुकी है। जैसा कि हर बार होता है कि 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है। एक चरण में जो नक्सल प्रभावित इलाका होता है वहाँ पे वोट डाले जाते हैं और अगले चरण में जो है वो जो है बाकी इलाकों में वोट डाले जाते हैं। जो वोटों का प्रतिशत है जो है वो कांग्रेस को बीजेपी से 10% वोट ज़्यादा मिले हैं। सीधे अपने सहयोगी अनुराग द्वारी के पास चल सकते हैं। अनुराग, अब जो है वो सस्पेंस खत्म हो गया है, चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है, बीजेपी की एक और लिस्ट आई है उससे भी सस्पेंस खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो चुकी है। वो पिछले कई दिनों से जो है लोगों से पूछ रहे थे चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं। अब बताइए, अब जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई है उसके बाद क्या स्थिति बन रही है? देखिए बाबा, जब आपको याद होगा तो हमारी भी कई बार बातचीत हुई इस बारे में और आपने मुझसे पूछा था कि उनका नाम नहीं आया, तो मैं उस वक्त भी यही बता रहा था आपसे कि देखिए अभी तक तो जो 79 नामों की घोषणा हुई है उसमें 76 ऐसी सीटें हैं, यानी 95% से ज़्यादा जो बीजेपी पिछले 3 या 5 दफ़े से हार रही है। किसी भी मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य का नाम नहीं था। तो क्या ऐसे में जो दिल्ली से कई खबरें चली थी उसमें से एक ये थी कि शिवराज सिंह चौहान का टिकट कट रहा है, तो मैंने तब ये कहा था कि क्या 34 लोग जो मंत्रिमंडल में हैं ये माना जाए कि किसी को टिकट नहीं मिलेगा। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मुझे लगता है कि थोड़ा अतिरेक है, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। और ये सीटें जो हैं ये तो जो कांग्रेस की मजबूत सीटें हैं जिस पर बीजेपी को लग रहा है कि वो अपने मजबूत दावेदार उतारे, ताकि जो कांग्रेस का अभेद्य किला अगर उसको ढहा लिया जाए। क्योंकि बार बार हम ये बात अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि मध्य प्रदेश में माना जाता है कि मोटा मोटी 80 सीटें बीजेपी और कांग्रेस की होती हैं, 70 सीटों पर मुकाबला होता है और जो इन सीटों को जीत लेता है वो सरकार बनाता है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो प्रहलाद पटेल हों, चाहे अश्विनी वैष्णव हों, चाहे वीडी शर्मा हों, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, सबका ये कहना है कि इस दफ़े वो ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। और कुछ नेताओं ने तो आगे बढ़कर कहा है कि 2003 की पुनरावृत्ति होगी, यानी 165 सीटें। फिर मैं कहूँगा कि ये गणना मुझे अतिरेक लगती है, क्योंकि अगर आप जब भी ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हो और ये प्रचंड बहुमत की तरफ वाली बात हो जाती है, तो प्रचंड बहुमत का इशारा आपको कई दफ़े मिल जाता है, या तो चुनाव से पहले जब आप घूम रहे होते हैं या चुनाव वाले दिन जिस दिन मतदान होता है। तो कम से कम फिलहाल ऐसी हवा तो नज़र नहीं आ रही कि किसी भी दल को मध्य प्रदेश में 165 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन ये जाहिर सी बात है, लड़ाई में जब कोई भी सेना लड़ने जाती है तो उसके सेनापति अपने जो सैनिकों में ऐसे ही उत्साह और जोश का संचार करता है। जैसे बंगाल के चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी का नारा था अब की बार 200 पार। तो ऐसा होता है चुनाव में, इसको बहुत ज़्यादा इसको अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए। लेकिन जैसा आपका सवाल था कि तमाम सस्पेंस पर या तमाम सवालों पर एक तरह से विराम लग गया, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई और उनके मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे उनके नाम अभी जो 57 जो उम्मीदवारों की लिस्ट आई है उसमें उनके नाम आ गए हैं। तो ये तय हो गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे। अब आगे वाला सवाल ये भी आएगा कि अरे फिर ऐसा क्या, इतने सारे केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, सांसदों को उतारा गया, तो क्या अब मुख्यमंत्री की रेस से बाहर होंगे? मैं फिर कहूँगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। राजनीति है, राजनीति की रिपोर्टिंग है, तो इसमें कई सारे ऐसे सवाल उठते ही रहते हैं, हम पूछते भी हैं, लोगों में भी जिज्ञासा होती है। लेकिन कई बार ये निर्मूल नहीं होती, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन सवालों का उस वक्त फिलहाल कोई मतलब नहीं होता। जैसे शिवराज सिंह चौहान के टिकट कटने को लेकर जो सवाल उठे थे, तो कम से कम आज उस पर विराम लग गया है। दूसरी बात जो छत्तीसगढ़ से है, आप कहेंगे कि अब कि मैं मध्य प्रदेश का बता देता हूं तो आप छत्तीसगढ़ के बहाने पूछ लेते हैं, तो मैं जरूर पूछूंगा। बस छत्तीसगढ़ में 3 सांसद और 1 केंद्रीय मंत्री को टिकट दिया गया है। रमन सिंह को राजनांदगांव से टिकट दिया गया है। 90 में से 85 सीटों पर बीजेपी ने टिकट की घोषणा कर दी है। इसका क्या मतलब समझा जाए? कांग्रेस अभी भी मंथन में जुटी हुई है। देखिए बाबा, ये तो आप जानते हैं कि मैं दोनों राज्य ही कवर करता हूँ। हाँ, ज़्यादा वक्त भोपाल में बीतता है, कम वक्त छत्तीसगढ़ में बीतता है, लेकिन वहाँ के साथियों के साथ, वहाँ के नेताओं के साथ बराबर संपर्क में रहते हैं और ज़मीनी हकीकत समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने वाजिब सवाल पूछा है।
देखिए, अगर आप 4 महीने पहले पूछते तो वहाँ के जो जानकार हैं वो भी ये कह रहे थे कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। लेकिन जो बीजेपी ने जब ये पैतरा चला कि वो अपने केंद्रीय नेताओं को, खास करके सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को लाने लगी, तो लोगों को लगने लगा कि अब ये थोड़ा सा गेम बीजेपी अलग दिशा में ले जा रही है। क्योंकि माना जाता है अगर कोई सांसद जीत करके आया है, देखिए विधानसभा में बीजेपी की प्रचंड हार हुई थी, लोकसभा में उसने छत्तीसगढ़ में कम से कम थोड़ा स्कोर बराबर करने की कोशिश की। तो अगर आप सांसदों की दृष्टि से देखें तो लगभग 6 या 7 अगर विधानसभाओं को मिलाकर, तो आप मानते हैं कि इन सीटों पर उसका प्रभाव उस सांसद का तो होगा। तो बीजेपी का भी यही मानना है कि इस बार कम से कम स्कोर को पिछले दफ़ा जो एक तरह से प्रचंड हार उसको नसीब हुई थी तो वैसा न जाने दे, बल्कि इस बार जीत की तरफ बढ़े, प्रचंड जीत की तरफ बढ़े। लेकिन वहाँ पर भी यही स्थिति है कि कांग्रेस फिलहाल एक ताकतवर स्थिति में है, बीजेपी उसको चुनौती देने की स्थिति में है। लेकिन जैसे 2018 में हुआ था कि तमाम जो सियासी ज्योतिष थे या भविष्यवाणियाँ थी वो धरा का धरा रह गया था और कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी। इस बार क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी भी मैदान में है और कांग्रेस से टक्कर की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है। और ये तमाम संकेत जो केंद्रीय मंत्री हों चाहे सांसद हों उनको उतारकर वहाँ पर भी वो वही संदेश दे रही है। काफ़ी पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और अब पलटकर कांग्रेस से पूछ रही है कि आपके अंदर खाने में क्या चल रहा है और आपने अभी तक अपने नामों का ऐलान क्यों नहीं किया। लेकिन हमारे सूत्रों ने बताया है कि पितृपक्ष खत्म होते ही कांग्रेस की तरफ से भी लिस्ट आ जाएगी और एक भारी भरकम लिस्ट ही आएगी। जी, एक भारी भरकम लिस्ट आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ रहे हैं। गिरजा शंकर जी हैं और अभिलाष खांडेकर भी हैं। अब उनके पास चलते हैं। अनुराग, आप भी बने रहिएगा, हम तीनों से चर्चा करेंगे। गिरजा शंकर जी, सर आपसे सबसे पहले आप ही से जानना चाहूँगा, ये जो इस बार एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, या फिर नया ट्रेंड नहीं भी हो सकता है, जो केंद्रीय मंत्रियों या सांसदों को चुनाव लड़ाने की जो शुरुआत हो गई है, इसका दूसरा असर क्या होगा यदि वो सांसद चुनाव हार जाते हैं? तो फिर तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए, 2 पहलू इसमें हैं कि एक तो सांसदों को चुनाव लड़ाना और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाना। जो सांसदों को चुनाव लड़ाया गया है तो उसके पीछे जो ये पहले भी ये प्रयोग हुआ है दोनों पार्टियों में, तो उसमें ये माना जाता है कि सांसदों का प्रभाव 6-7 कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जीत कर आते हैं तो उनके चुनाव लड़ने से उन कॉन्स्टिट्यूंसी में असर पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे कि बीजेपी के सांसदों का 2014 या 2019 में जो सांसद चुन के आए उसमें से अधिकांश सांसद ऐसे थे जो अपने जनाधार के बजाय मोदी लहर में चुनाव जीत के आए हैं, तो उनका कोई बहुत लोकसभा के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने प्रभाव होगा ऐसा नहीं लगता। दूसरी बात जो है केंद्रीय मंत्रियों को, तो मध्य प्रदेश में जो जिन केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है उसमें आप देखेंगे कि वो केंद्रीय मंत्री हैं जो दिल्ली की राजनीति करते हुए भी मध्य प्रदेश में उनका दखल राजनीति में उनकी उपस्थिति रही हमेशा। तो ये माना गया कि उनका प्रभाव मध्य प्रदेश की राजनीति में है, कार्यकर्ताओं और जन के बीच में, तो इसलिए उसका लाभ लेने की दृष्टि से हो सकता है कि उनको चुनाव में उतारा गया हो। उसके और भी इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लेकिन लगता यही चुनाव की दृष्टि से कि उनके जो जनाधार मध्य प्रदेश में रहा है उनका, या राजनीतिक में जो दखल रहा है उनका मध्य प्रदेश में, उसको देखते हुए उनको चुनाव में उतारा गया है। जी, खांडेकर जी, आपसे जानना चाहूंगा। चलिए, मैं इस दलील को स्वीकार करता हूं कि चलिए सांसदों का एक जो एरिया होता है वहां से उतारा जाए, आप हारी हुई सीट पे उतार रहे हैं, लेकिन फिर जो अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग प्रत्याशी जो काम करते हैं, विधानसभा के लिए कोई मेहनत कर रहा है किसी क्षेत्र में, यदि सांसद साहब भी आके उस विधानसभा से खड़े हो जाते हैं तो एक जो चेन जो है वो टूट जाती है। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये बात निश्चित है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये प्रयोग किया गया है ये कोई बहुत नया प्रयोग नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपेक्षा कर रही थी कि बहुत कुछ संख्या में टिकट बदले जाएंगे, उसके बजाय 7 सांसदों को और एक भारतीय जनता पार्टी के महासचिव को जो उतारा गया है, उससे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लगातार कांग्रेस या बाकी लोग वो बातें कर रहे थे कि एंटी इंक्यूमेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा है, इसलिए इतने हेवी वेट्स को यहाँ उतारा गया है, जिससे जीतने की संभावना न सिर्फ उनके खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी लेकिन आसपास में भी वो काफी प्रभाव डालेंगे, चाहे इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय हो या मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर हो या प्रहलाद पटेल दूसरे जगह से हो। लेकिन आज की लिस्ट से ये पता लग रहा है, जो आज लिस्ट निकाली गई है उसमें किसी भी सांसद को नहीं दिया गया है और काफी पुराने विवादास्पद मंत्रियों को भी वापस से टिकट दिया गया है। इससे पता लग रहा है कि जो 7 सांसदों को या बड़े हेवीवेट्स को जो उतारा गया था
उससे एक अलग तरीके से संदेश गया जो शायद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी जा रहा था कि इतने बड़े नेताओं को चुनाव में उतारने की जरूरत क्यों वहां पड़ी। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं रिस्क फैक्टर नजर आ रहा हो, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत बड़े लोगों को वहां पर उतार दिया और फिर ये मैसेज देने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीत रही है। आज की लिस्ट और उसके पहले वाली लिस्ट में काफी फर्क है, आप भी देख सकते हैं। और मुझे लगता है इसके आगे भी आने वाले जो 100 के आसपास जो टिकट्स हैं उसमें कोई नई चीज देखने को शायद मिल सकती है। लेकिन इस चीज आज की जो लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कोई बहुत ज्यादा अलग से जो बातें चल रही थी कि कुछ मंत्रियों को घर बिठा दिया जाएगा, उनके क्षेत्र बदल दिए जाएंगे, ऐसी कोई रिस्क भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया। जी, अब आप तीनों से एक सवाल है, हमारे साथ अनुराग भी जुड़े हुए हैं। गिरजाशंकर जी, आपसे शुरू करूंगा। चलिए मान लेते हैं आपने एक सांसद महोदय को, जी आप अनुराग आऊंगा आपके पास, कि टिकट दिया, आपने चुनाव लड़ाया, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। लेकिन यदि खुदा ना खास्ते कोई सांसद चुनाव हार जाता है विधानसभा का, तो कितना बड़ा लॉस ऑफ फेस होगा, क्योंकि उसके चंद महीनों बाद ही आपको लोकसभा चुनाव में जाना है। गिरजाशंकर जी, आपसे शुरुआत करता हूं। जिन लोगों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है, कहीं न कहीं ये मान लिया गया होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें बदली जाएंगी, वो चेहरा बदला जाएगा। लोकसभा की तैयारी अलग तरीके से होगी। मतलब ये विधानसभा का चुनाव हारने के बाद इनको लोकसभा चुनाव भी लड़ाया जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और जहां तक हार जीत का सवाल है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो नेता विधानसभा का चुनाव हार जाता है, वो 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव जीत जाता है। रमन सिंह का हमारे पास है कि विधानसभा का चुनाव हारने के बाद उन्होंने लोकसभा को चुनाव हरा दिया था। तो हार जीत का तो मामला अलग है, ये केवल स्पेकुलेशन है। लेकिन ये बात जरूर है कि बीजेपी ने जो पहले 2 लिस्ट में प्रयोग किए थे, बहुत पहले से चुनाव नाम घोषित करने का, बड़े नेताओं को, सांसदों को, मंत्रियों को चुनाव में उतारने का, जो आज जो लिस्ट आई है वो बिल्कुल उसके उलट है। ऐसा लगता है कि वो 2 लिस्टों के बाद जो रिएक्शन पार्टी के अंदर आया, जो लोगों में असंतोष देखने को मिला, शायद ये उसका संकेत उसे मिल रहा है कि आज की लिस्ट में ऐसे विधायकों की भी टिकट नहीं काटी गई है जो काफी समय से पार्टी को एक असमंजस की स्थिति में डालते रहे अपने बयानों के जरिए। तो वो पूरा का पूरा प्रयोग जो चला था, वो प्रयोग आज की लिस्ट से बदला हुआ दिखता है, वापस पुराने ढर्रे में आता हुआ दिखता है। दूसरी बात यह है कि जो 1 महीने 1.5 महीने पहले प्रत्याशियों को घोषित करने का जो प्रयोग बीजेपी ने किया था, उस प्रयोग का लाभ कितना लिया बीजेपी ने, मुझे नहीं लगता। क्योंकि बहुत पहले प्रत्याशी घोषित करने का मतलब यह था कि उनको चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा वक्त मिले। लेकिन प्रत्याशी घोषित होने से लेकर अब तक चंद जो बड़े जो नेता हैं, उनका तो चहल पहल दिख रही है। लेकिन पार्टी के स्तर पर उन सीटों पर, 80 सीटों पर अलग से चुनाव प्रचार करने की, बड़े नेता जाकर वहां पर चुनाव प्रचार करें, सरकार के स्तर पर वहां कुछ योजनाओं की घोषणा हो, ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं दिखा। तो मुझे लगता है कि 1 महीने पहले लिस्ट घोषित करने का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, उसका व्यवहारिक प्रभाव मुझे दिखता नहीं है। जी, यहाँ पे अनुराग को लाने की आवश्यकता है। अनुराग, आप इशारा कर रहे थे, आप पहले कुछ बोलना चाहते थे, अब बताइए, जो बात गिरजाशंकर जी कर रहे हैं या फिर जो बात खांडेकर जी ने कहा, उस जिस और इन दोनों ने कहा कि वो जो चेंज हम देखना चाह रहे थे वो देखने को नहीं मिला। आप सीटें का विधायकों के टिकट काटने के अलावा आप सांसदों को लड़वा रहे हैं। अब आपका क्या कहना अनुराग? बाबा, आप हो, गिरजा सर हो और अभिलाष सर हो, ये कम से कम उन संपादकों की पीढ़ी है जिनसे हम छोटे लोग लोकतांत्रिक बहस कर सकते हैं और उनको बुरा भी नहीं लगता, वो भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं गिरजा सर से और अभिलाष सर से ससम्मान बस ये कहना चाहता था कि जैसे अभिलाष सर ने ये कहा कि क्या कोई खतरा देख रहे थे, तो मैं सर से समझने की कोशिश ये कर रहा था कि वो तो 80 सीटें या 79 सीटें ऐसी हैं जो 3 या 5 दफ़े से बीजेपी हार रही है। वो किसी भी प्रत्याशी को आजमा रही थी, वो हार रही थी। तो इसको इस रूप में क्या हम नहीं देख सकते हैं कि अगर ये जो सांसद या केंद्रीय मंत्री हैं, तो अगर वो 80 सीटें जो कांग्रेस का गढ़ है, अगर उसमें से बीजेपी 15-20 सीटें भी छीन लेती है, चुरा लेती है, निकाल लेती है, तो ये तो उसकी टैली में या उसके खजाने में और इजाफा ही कर रहे हैं। तो इसमें बीजेपी का डर या बीजेपी के खतरे जैसी कोई बात ऐसी दिख नहीं रही है।
तो मैं बस सर से यही सामान समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो इसको कैसे देखते हैं, अगर वो थोड़ा विस्तार से इसको समझा पाए। खांडेकर सर, आपने सुना अनुराग को? अनुराग लगता है कि बीजेपी के सॉफ्टवेयर में से घुसकर ये खबर लाए हैं। अब आप इसका जवाब दीजिए कि यदि सांसदों को खड़ा किया है हारी हुई सीट में से, और यदि 10% 10 सीटें भी जीत जाते हैं 75 में से, तो फिर तो वाहवाही है। जाते हैं तो क्या स्थिति होगी? तो ये बात भी है कि यदि वो सारे लोग जीत जाते हैं तो उनको निश्चित रूप से इस्तीफा देकर वापस उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिनों के लिए नए कैंडिडेट को ढूंढना पड़ेगा। तो ये बात भी संभव है कि कोई सांसद हार जाए और कोई सांसद जीत जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पत्ता फेंका है उसके पीछे की रणनीति ये है कि जो कार्यकर्ता लोग नाराज हैं वो भी उठ खड़े हो जाए और उसी के साथ वो लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने में जिसको कहते हैं पूरी ताकत से लग जाए। क्योंकि जब दूसरी लिस्ट आई थी तब ये डर लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी, लगातार बातें सामने आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुत कठिन राह से गुजर रही है। ऐसे समय में वो लिस्ट आई थी। आज की लिस्ट ने फिर मामले को उल्टा दिया है और ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके की जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब ये देखना है कि अगली लिस्टों में क्या फर्क दिखता है, और कांग्रेस की जब लिस्ट आएगी तब असली जानकारी पता लगेगी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो सिर्फ 1% के वोट प्रतिशत का जो फर्क है उसको वो कैसे पाटते हैं, और जो पिछली बार निर्दलीय और बीएसपी ने जो करीब 18% वोट लिए थे उसको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपनी स्ट्रेटेजी से कैसे जीत सकती है। यहीं पर जाके मध्य प्रदेश का चुनाव जाकर रुकता है। जी जी जी, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। अब गिरजा सर और अब खांडेकर सर, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। थोड़ी आप लोगों की फ्रेमिंग भी ठीक करनी है। चंद पलों में लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। खबरों का सिलसिला और चुनावी चर्चा में चर्चा लगातार जारी है।